नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीकॉम पार्ट 2 के पाठ्यक्रम में जो समस्या पर्यावरण से संबंधित समस्या दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण समस्या मनोजगत की। तो इसमें सर्वप्रथम डॉक्टर विवेकी राय जो कि इसके लेखक हैं उनका परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर विवेकी राय का जन्म 19 नवंबर 1924 को सोनवानी ग्राम गाजीपुरा जिला उत्तर प्रदेश में एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनकी गहरी छाप उनके लेखन पर दिखाई देती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ही पैतृक गांव में हुई थी। 1958 में इंटर व 61 में बीए और हिंदी में एमए की डिग्री लेने के बाद ये महात्मा गांधी विद्यापीठ काशी से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे गाजीपुर के पीजी कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। 1988 में वे सेवानिवृत्त हुए और ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि रचनाकार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की। उनके कथा साहित्य में गांव की खूबियां एवं अंतर विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी कविताएं हैं रजनीगंधा, गायत्री, दीक्षा, अनगला इत्यादि। उपन्यास पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र इत्यादि। कहानी संग्रह जीवन परिधि, नई कोयल, चित्रकूट के घाट पर इत्यादि। निबंध जुलूस रुका है, गवई गंध गुलाब इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। डॉक्टर विवेकी राय को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा विद्या वाचस्पति अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 22 नवंबर 2016 को हुई। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण की जो समस्या है, तो शुरू से अगर हम देखें तो आज तक मनुष्य प्रकृति का सानिध्य में रहा है, प्रकृति के साथ में रहा है, लेकिन प्रकृति का और मनुष्य का बहुत ही गहरा घनिष्ठ प्रकार का संबंध रहा है। लेकिन प्रकृति को नष्ट करने में भी, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में भी मनुष्य का ही महत्व का योगदान रहा है। मनुष्य भला ही प्रकृति की गोद में पला है, रहा है, कि उसके बावजूद भी उसने प्रकृति को उतना ही अपने निजी स्वार्थ के चलते नुकसान भी पहुंचाया है। नुकसान पहुंचाने में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अगर हम देखें तो प्रकृति के वातावरण में रहना मनुष्य को अच्छा लगता है, मनुष्य रहता है, इसलिए उसका प्रकृति के प्रति आकर्षण भी है। लेकिन पर्यावरण को जो प्रदूषित किया गया है या हमारा जो आज का पर्यावरण दूषित हुआ है, उसमें सबसे महत्व का कारण अगर हम देखेंगे तो वो है जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि क्या है, जैसा कि माल्थस ने भी कहा है, जनसंख्या जो हमारी बढ़ती है तो वो जनसंख्या हमारी भूमितीय पद्धति से बढ़ती है और उस पर जो खाद्यान्न है वो रेखा गणितीय पद्धति से बढ़ता है। अर्थात मान लीजिए कि एक परिवार है और उस परिवार में 2 सदस्य हैं और 10 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ जमीन में 2 सदस्यों का उदर निर्वाह हो रहा है। लेकिन जब ये 2 सदस्यों के और परिवार में सदस्य बढ़ते जाएंगे, जमीन तो उतनी ही है। तो इस तरह से जो जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे से जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे सामने नई नई चुनौतियां आ रही है और उन नई नई चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। अर्थात जो नई नई चुनौतियां आ रही है, मनुष्य उन चुनौतियों का सामना कर रहा है और उससे ही पर्यावरण की समस्या दिन ब दिन और भी जटिल होती जा रही है। तो पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय में पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, तो पूरे विश्व की ये एक समस्या है। मानव अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जिस लापरवाही के साथ उपयोग कर रहा है, उसी की वजह है कि हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण ने पर्यावरण के संसाधनों की गुणवत्ता को कम कर दिया है।
जिसके गंभीर परिणाम आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रमाण बढ़ रहा है, जिससे हमारी ओजोन परत में लगातार छिद्र दिखाई दे रहे हैं और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो बीमारी हो या कि हमारी त्वचा संबंधी रोगों के रूप में भी हमें भुगतना पड़ रहा है। लेखक विवेकी राय ने इस विषय को गंभीरता से रखते हुए कहा है कि मानव जाति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का व पर्यावरण से संतुलन बनाने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से हम विचार करें तो हमारे यहाँ पर यज्ञ किया जाता था। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला घी है, तेल है, ये सारा कुछ डाला जाता था, हवन किया जाता था, जिससे कि वातावरण शुद्ध होता था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज इनका प्रयोग लगभग नगण्य हो गया है, या कि यज्ञ की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थी, इनके आधार पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में वो मददगार साबित हो रहे थे, जबकि आज वैसा कुछ नहीं रहा है। तो विवेकी राय का ये मानना है कि प्रदूषण का जितना खतरा बाह्य जगत को है, उससे कहीं ज्यादा खतरा मनुष्य के अंतर जगत को है। मानवीय जीवन पूरी तरह से पर्यावरण से संबंधित होने के कारण प्रदूषण का प्रभाव मानव के मनोभाव पर पड़ता है। अतः हमें अंतर जगत को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि वातावरण अगर प्रदूषित हो रहा है तो कई प्रकार की समस्याएं निर्माण हो रही है। हम देखते हैं कि आज अस्थमा का प्रमाण बढ़ रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, वातावरण में दूषित कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम चाहे कितनी भी सावधानियां ले ले, बावजूद उसके जाने अनजाने हम उसके शिकार हो रहे हैं। लेखक मनुष्य के मनोभाव और उनकी मनोस्थितियों के संबंध में चर्चा करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं और वे कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में सामंजस्य नहीं रह गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय जीवन में समरसता और सौंदर्य का अभाव होता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में जो तालमेल बैठना चाहिए वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जैसे कि मैंने भी बताया कि हम होम, यज्ञ, हवन जो भी करते थे धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को दूषित करने में उचित साबित होती थी। प्रकृति की शक्ति संपदा पर ही आज सारी मानव सभ्यता टिकी हुई है ना। जो भी प्राकृतिक है, क्योंकि जैसे मैंने भी उदाहरण दिया, तो हम खाद्यान्न निर्माण करना चाहते हैं, खाद्यान्न उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जमीन जो है वो तो सीमित है ना। हम खाद्यान्न ज़्यादा मात्रा में, उसके लिए हम रासायनिकों का उपयोग कर सकते हैं, खाद्यों का वापर कर सकते हैं, लेकिन हम भूमि तो नहीं बढ़ा सकते। भूमि तो निसर्ग निर्मित है, उतने ही इसमें हमें करना होगा। तो इस तरह से जो भी हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। परंतु हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने मनमानी ढंग से प्रकृति का शोषण व दोहन करने में पीछे नहीं रहते हैं। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे मानव अपनी भौतिक संपदा में बढ़ोतरी करता जा रहा है, वैसे वैसे वह अपनी आध्यात्मिक संपदा को खोकर आंतरिक दरिद्रता की चरम सीमाओं को छूता जा रहा है। देश की बाह्य पर्यावरण अर्थात जल, वायु, धरती, नदी, तालाब, कुआं, वन, पर्वत, आकाश और जीव को प्रदूषित कर एक ओर संसार के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आंतरिक पर्यावरण का पतन कर रहे हैं। हमारा आंतरिक पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि आज जैसी मूल्यहीनता व संवेदन शून्यता भूतकाल में कभी नहीं रही। हमारे जीवन मूल्य, हमारी नैतिकता और हमारा धर्म आदि हमारे आंतरिक जगत के पर्यावरण है। आज ये मूल्य आंशिक रूप में नहीं, संपूर्ण रूप से चरमराकर पूरी तरह से विकृत होते जा रहे हैं। वनों को काटकर
आकाश को विषैली गैसों से भरकर, नदियों को खराब कचरों से भरकर और उपजाऊ जमीन में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का जहर डालकर मनुष्य क्या अभूतपूर्व, क्रूर, हिंसक, आस्थाहीन, स्वार्थी, असामाजिक होता जा रहा है। इनके प्रभाव से मनुष्य तनावग्रस्त, उखड़ा उखड़ा, डामाडोल और पागल सा होता जा रहा है। वो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को मारकर स्वयं जीना चाहता है। इस तरह की एक विकृति हम लोगों में अनायास ही जाने अनजाने पनप रही है। ऐसा लगता है कि मानव सभ्यता के विकास के असली खतरे के बिंदु अंतर जगत के प्रदूषण में ही निहित है। प्रदूषण को रोकने के लिए और मनोजगत के पर्यावरण को अशुद्धि व प्रदूषण से बचाने के लिए हमें फिर से भूतकाल में लौटने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। विज्ञान की गति हमारे बाह्य पर्यावरण तक है, जिसने पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान दिया है। अतः वही उसे शुद्ध करने की दिशा में भी पहल करेगा। परंतु हमारा आंतरिक पर्यावरण धर्म और नैतिकता का क्षेत्र है। हमें धर्म के नाम पर चौंकने की जो आदत है वो छोड़ देनी चाहिए कि अरे धर्म के नाम पे हम यज्ञ कर रहे हैं, बाप रे इतना सारा इसमें घी डाल रहे हैं। अरे उसके मतलब सकारात्मक रूप से हमने लेना चाहिए कि उसके क्या क्या हमारे लिए, किस तरह से वो हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। मानव समाज के जो मानवीय सभ्यता है उसके विकास में धर्म ही एकमात्र तत्व लक्षित होता है, जो उसके मनोजगत के पर्यावरण को जीवनदायी ऊर्जाओं से परिपूर्ण करता आया है। इन ऊर्जाओं को भारत में धृति, क्षमा, दया, स्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य और अक्रोध जैसे धर्म के 10 लक्षणों के रूप में माना जाता है। मनोजगत की समस्याओं को हल करने के लिए तुलसीदास जैसे कई संतों ने इसे परम हित के रूप में देखा है। धर्म के सामान्य भाव को, धरती को, मानवता को और जीवन को धारण करने में, रक्षित रखने में, सुखमय बनाने में समर्थ है। हमारे भारतीय कई साधु संतों ने कहा है कि जियो और जीने दो। ये वाली उन्होंने हमें संदेश दिया है कि आप भी आराम से जियो और दूसरों को भी तकलीफ मत दो। भारतीय समाज में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती और नदी को माता, वृक्ष और पहाड़ को देवता मानने जैसे तथ्य इसके प्रमाण हैं। डॉक्टर विवेकी राय कहते हैं कि इन भावों को पुनः स्थापित करने के और पुनर्शिक्षा के प्रयत्न होने चाहिए। हमें यह मानना होगा कि प्राणदायी वृक्ष देवरूप है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसका एक एक पत्ता ईश्वर की प्रार्थना है। वृक्ष लगाना, उसकी योग्य देखभाल करना, वो उसका संरक्षण करना सभी मानव प्राणी का कर्तव्य है। इस मनोजगत से जुड़ी अवधारणाओं को विकसित करना वर्तमान समय की मांग है, जिससे हम मनोजगत के प्रदूषण की समस्या को हल कर सकते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त सारे उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारी ही नहीं है, बल्कि सारे विश्व की है। इससे कोई भी देश या क्षेत्र बचा नहीं है या बच नहीं सकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा इन चीज़ों के आदी हो गए हैं और जैसे जैसे वे वैज्ञानिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो उसके कुछ लाभ है तो साथ में उसकी हानियां भी है, जिनके साथ हमें चलना है। अतएव इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। शासन के द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें भी पूरी सामर्थ्य के साथ हमें सहायता करनी चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें मदद करना चाहिए। धन्यवाद।